नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग जारी है उसका असर अब आर्थिक जगत पर भी दिखना स्पष्ट तौर पर शुरू हो गया है। इस वक्त देखें तो कच्चे तेल के दाम लगातार हाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें 2 दिनों में तो $4 से ज्यादा की बढ़त दिखाई दी है। साथ ही साथ भारतीय बाजार, आज पहला दिन जब इस युद्ध का असर भारतीय बाजारों पर दिखाई दिया है, बहुत तेज गिरावट के साथ आज भारतीय बाजारों में शुरुआत हुई है। क्या कुछ है बड़ी खबरें कारोबार जगत की, उस पर निगाह रखेंगे। सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा गिरावट के साथ खुला। निफ्टी में भी 125 अंकों की गिरावट। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग से बड़े सोने, कच्चे तेल और डॉलर के दाम। कच्चे तेल $4 से ज्यादा तेज। 28 कंपनियां आईपीओ के जरिए बाजार से 38,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में, प्राइम डेटाबेस की रिपोर्ट। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आई तेजी। पहले स्टील ब्रिज का काम पूरा। पहली माउंटेन टनल बनाने में भी मिली बड़ी कामयाबी। डीडी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पर जो इजराइल फिलिस्तीन की जंग है उसका असर अब दिखने लगा है। पूरी दुनिया के बाजारों पर इसका असर दिखाई दिया है और भारतीय बाजार कैसे पीछे रहते। शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी में अगर आज हम देखें तो जो संकेत हमें आज दिखाई दिए उसकी वजह से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की जाएगी। और गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बताएं कि सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। 241 अंक नीचे 19,529 का स्तर। यह बहुत ही अनयूजुअल गिरावट है, ये सामान्य गिरावट नहीं है। स्पष्ट तौर पर आपको समझना होगा कि दो देशों के बीच में जो जंग जारी है उसका असर कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स पर दिखाई देता है वो अब स्पष्ट दिखना शुरू हो गया है अलग अलग मार्केट्स में। देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत किस तरह से हुई है। आज तेज गिरावट के साथ सेंसेक्स और निफ्टी खुलते हुए दिखाई दिए। 481 अंकों की गिरावट दिखाई दी। 65,514 का स्तर हमें सेंसेक्स में दिखाई दिया और निफ्टी में भी जोरदार तेजी दिखाई दी। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो 142 अंक नीचे 19,511 का स्तर दिखाई दिया। बहुत सारे एनालिस्ट इंतजार कर रहे थे 20,000 का आंकड़ा निफ्टी के लिए, लेकिन आज ये तेज गिरावट दिखाई दे रही है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर जो अनिश्चितता है वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं होती और इसी वजह से ये युद्ध कितने देर तक चलेगा, उसका असर क्या होगा, वो अभी बाजार आकलन करने में जुटा है। स्पष्ट तौर पर आज शुरुआती रुझान नेगेटिव, कहां कुछ बढ़त देखी जा रही है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। टॉप गेनर्स ओएनजीसी 1.2 अब 1.5% ऊपर। एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस और डॉक्टर रेड्डीज में इस वक्त आपको बढ़त दिखाई दे रही है। ये आपके निफ्टी के टॉप गेनर्स। निगाह डालते हैं टॉप लूजर्स पर जहां पर गिरावट नजर आ रही है। इसमें अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील और एसबीआई शामिल हैं। टॉप लूजर्स की तरफ चलें प्लीज। जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और रिलायंस शामिल हैं। बीपीसीएल में 3% की गिरावट, अदानी पोर्ट में करीब 0.25% की गिरावट, टाटा स्टील करीब 2.25% नीचे गिरा, अदानी एंटरप्राइजेज में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट, यूपीएल में 2% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। टॉप लूजर्स आपकी स्क्रीन पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहें तो जो असर है अब दिखना शुरू हो सकता है बहुत आगे कुछ दिनों तक ये असर और भी आपको दिखाई दे। क्या कुछ कहते हैं अमेरिकी बाजार, और ये तो हालांकि शुक्रवार की जो बंदी है वो आपको हम दिखाएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह के हमें अपडेट देखने को मिला है। डाउ जोन्स 214 अंक नीचे, S&P 550 और नैस्डैक में 211 अंक की बढ़त। आज के बाजार जब खुलेंगे वहाँ पर आज के दिन की जब शुरुआत होगी तो फिर देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह से अमेरिका के बाजार बिहेव करते हुए नजर आते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं यूरोपीय बाजार किस तरह से हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे। शुक्रवार की बंदी है, आप देख रहे हैं कि लंदन, फ्रांस और जर्मनी के बाजारों में तेजी का रुख शुक्रवार को दिखाई दिया था। एशियाई बाजार किस तरह से कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो असर दिखा है वो एशियाई बाजारों पर ही स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया है। और इस वक्त आप देखें गिरावट के साथ जापान का बाजार 80 अंक नीचे, हैंगसेंग में 272 अंकों की तेजी और कॉस्पी काफ़ी फ्लैट कारोबार करता हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्रूड ऑयल, जिसके दाम एक ही दिन में एक झटके में $4 से ज़्यादा बढ़े। हमने देखा था कि 83 का स्तर चल रहा था, लेकिन अभी 88-79 के पास ये 87.67 का स्तर, ये $3 की बढ़त अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग बढ़त दिखाई दी है।
ये ब्रेंट क्रूड पर हमारी नज़र रहेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग के लिहाज से भारत ने उम्मीद जताई है कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो अपने आउटपुट में कमी नहीं करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस बुलेट ट्रेन एक्सक्लूसिव। कई मजा ही देखते रहिए खास इकोनॉमी टुडे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन की। क्या आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचे की परियोजना कौन सी है? बुलेट ट्रेन 1.1 लाख करोड़ रुपए की योजना अब तक की ये देश में बुनियादी ढांचे की सबसे बड़ी योजना है। लेकिन काम कहां तक पहुंचा है? जमीन पर जायजा लिया है डीडी न्यूज की टीम ने। आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उसके बाद आपको लिए चलेंगे हमारे खास डिस्कशन पर। जापान के सहयोग से बनने वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से किया जा रहा है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है और इस परियोजना में गुजरात में बनने वाली एकमात्र सुरंग की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर बलसाड़ जिले के गांव के समीप पहाड़ी में बनने वाली सुरंग के दक्षिणी छोर को इंजीनियर्स ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए खोल दिया। दक्षिणी छोर से कुछ मीटर दूर महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है। ये सुरंग कुल मिलाकर 350 मीटर लंबी होगी। ये भारतीय रेल की एक बड़ी कामयाबी है। टोटल 350 मीटर में हमने 120 टोटल ब्लास्ट किए, 2 मीटर हाइट 2.5 मीटर के। और ये हमारा काम नवंबर में शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 11 मंथ से कम समय में हमने पूरा टनल का बैक थ्रू का काम कर दिया। हम अभी जमीन से तकरीबन 18 मीटर ऊपर हवा में है और यहाँ पर ट्रैक बनाने का काम जो है बहुत मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। तकरीबन 508 किलोमीटर लंबी इस ट्रैक के निर्माण का कार्य जो है बहुत तेजी से किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम प्रगति पर है। गुजरात के नवसारी में रेलवे ट्रैक बेड बिछाने का काम तेजी से जारी है। जमीन से तकरीबन कई मीटर से ज्यादा ऊपर बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका जायजा लेने के लिए डीडी न्यूज की टीम दिल्ली से नवसारी पहुंची। डीडी न्यूज की टीम ने मुआयना में ये पाया कि ट्रैक के दोनों तरफ ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जो इसकी विलक्षणता को दिखाती हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट है इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारे देश में कोई भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल रही है, तो उस मायने में ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और हम ये जापानीज टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो मुंबई अहमदाबाद को जोड़ेगा। भारतीय रेल तकनीकी बाधाओं और भौगोलिक चुनौतियों से निपटते हुए रेल पटरियां बिछाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए भी रेलवे ने कई तरह की चुनौतियों को पार करते हुए पर्वतों और पहाड़ों को तोड़कर 8 सुरंग बनाने का रोड मैप रखा है, जिससे जमीन के भीतर भी एक सुरंग तैयार की जाएगी। 28 स्टील के ब्रिज बनाए जा रहे हैं और नदियों के ऊपर भी ब्रिज बनाकर बुलेट ट्रेन की राह आसान की जा रही है। सूरत में एक ऐसे स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया, जिसका जायजा डीडी न्यूज की टीम ने लिया। भारतीय रेल को दुर्गम रास्तों पर पटरियां बिछाने में महारत हासिल है। चाहे नदी हो, नाले हो, पर्वत हो, पठार हो, धरती के भीतर हो या फिर पहाड़ों का सीना काटकर सुरंग बनाने का मसला हो, भारतीय रेल हमेशा से पटरियां बिछाने के मामले में उसे महारत हासिल है। स्टील के ब्रिज बनाए जा रहे हैं, नदी पर रिवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, टनल जो है। और तंजानिया के राष्ट्रपति इस वक्त राजघाट पर हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ की तस्वीर। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रपिता बापू को नमन करने के लिए। तंजानिया के राष्ट्रपति
राजघाट पहुंच चुके हैं। इससे पहले उनका पारंपरिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया गया था। सीधी तस्वीरें राजघाट से। तंजानिया ने भारत का धन्यवाद दिया है। जिस तरह से भारत ने G20 में अफ्रीका यूनियन के देशों को शामिल किया और आज सुबह पारंपरिक स्वागत किया गया राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही मौजूद रहे और उसके बाद ये दूसरा अहम कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर जाकर के तंजानिया की ओर से, वहाँ की जनता की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति। आज भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, जहां पर निवेश और व्यापार के मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। उससे पहले बापू की समाधि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तंजानिया के राष्ट्रपति। और अब वापस चलते हैं आज के फोकस पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज चर्चा करेंगे बुलेट ट्रेन की। उस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान अचल खरे साहब, जो कि एक्स एमडी रह चुके हैं, पूर्व प्रबंध निदेशक जो कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के। अजय साहब नमस्कार, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के। और मेरे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज भी मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद राजेश जुड़ने के लिए। खरे साहब आप ही के पास आता हूँ। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया, बहुत ही छोटी सी टीम से आपने शुरुआत की। क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला है। कम से कम हम टनल तक पहुंच चुके हैं, पहला ब्रिज हमने बना लिया। पहला रिएक्शन आप पे? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट भारत सरकार ने स्वीकृत किया था 2015 में, तो काफी लोगों को इस पे शंका थी कि ये प्रोजेक्ट कभी बनेगा कि नहीं बनेगा। जी जी। लैंड एक्विजिशन, टेक्निकल इश्यूज, इस सब को लेके काफी शंकाएं थी। तो जब शंका होती है तो लोग बाग सोचते हैं कि भाई आए कि ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो वर्तमान टीम है इसमें काफी लोग हमारे समय के हैं। तो हमने 2017 में ये शुरुआत करी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और शिंजो आबे जी ने आकर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी और उसके बाद से काफी अड़चने आई, लेकिन उन सबको पार करते हुए आज मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट एक ऐसी स्थिति में है जहां से अब हम बिल्कुल श्योर हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और जल्द ही भारतवासी बुलेट ट्रेन का संचालन भारत में देखें। खरे साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। राजेश राज चूंकि ग्राउंड पर जायजा लेकर के हैं, राजेश क्या कुछ आपने देखा? कितना मुश्किल है प्रोजेक्ट? जब ग्राउंड पर आप जाते हैं, इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को देखते हैं, आप लोगों के अनुभव कैसे रहे? देखिए, निश्चित तौर पर अजय, जिस तरीके से वहां बलसाड में जब हम पहुंचे तो वहां पर जो सुरंग की दीवारें थी उसको ब्लास्ट के जरिए खोलने का काम किया, जिसको हमने अपने विजुअल्स के जरिए दिखाया। इंजीनियर्स जो थे उनके चेहरे बिल्कुल खिल उठे और बड़ी तादाद में जो मजदूर उसमें काम में संलिप्त थे, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, उनके चेहरे भी जो थे वो खिले हुए थे। और एक बड़ी कामयाबी का दिन हम कह सकते हैं कि गुजरात के इलाके में गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जो पहली सुरंग थी, वैसे तो 8 सुरंग का निर्माण होना है, जिसमें से एक सुरंग ज़मीन के भीतर भी भारतीय रेल बनाने का काम करेगी। लेकिन अभी पहली सुरंग बनाने की जो कामयाबी हाथ लगी है, उसके बाद निश्चित तौर पर भारतीय इंजीनियर्स के जो चेहरे थे वो खिले हुए थे और भारतीय रेल लगातार ट्रैक बेड बिछाने का काम जो है वो भी कर रही थी। सुरंग को देखने के बाद हम पहुंचे नवसारी जिले में, जहां पर
ट्रैक बेड का जो काम था वो बहुत मुस्तैदी के साथ किया जा रहा था, और आरसी ट्रैक बेड जो है वो कहीं ना कहीं यह दिखाते हैं कि ये डेडिकेटेड, जिस तरीके से फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया मालगाड़ी की ढुलाई के लिए, उसी तरह कहीं ना कहीं ये डेडिकेटेड बुलेट ट्रेन के जो पटरियां हैं वो बिछाने का काम आने वाले दिनों में किया जाएगा। और जो बेड बिछाने का काम अभी चल रहा है वह निश्चित तौर पर उच्च क्वालिटी का है। जापान के सहयोग से इसका निर्माण जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ के तमाम इंजीनियर्स और तमाम अधिकारियों ने जो बताया कि यह मेक इन इंडिया का नायाब नमूना होगा। हम मटेरियल्स ज़रूर जापान से ला रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनका श्रम उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और दोनों तरफ दीवारें बनाई जा रही हैं अजय, जिसको नॉइज़ को रोकने के लिए जो है दीवार खड़ी की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तमाम जो पटरियां बिछाने का काम जब आगे आने वाले समय में होगा, उससे पहले इसके लिए रेलवे स्टेशंस भी डेडिकेटेड बन रहे हैं। और वहां पर हमने देखा कि बापी रेलवे स्टेशंस हो या सूरत रेलवे स्टेशंस हो, उनका काम बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। और बुलेट ट्रेन जब चलेगा तो छुक छुक चलने वाली इस ट्रेन का जो रोमांच फिल्मों में हमने देखा है या वास्तविक जीवन में, बुलेट जब चलेगा तो निश्चित तौर पर हम दुनिया भर के मुल्क के साथ हिंदुस्तान को compete कर सकेंगे। राजेश खरे साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और जिस तरह से प्रोजेक्ट को उन्होंने लीड किया, पहले तो रेलवेज में थे खरे साहब आप, उसके बाद आपने ये कमान संभाली और बड़ी छोटी टीम के साथ बहुत ही मुश्किलों के साथ आपने शुरुआत की। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि विकसित भारत की एक नई नींव रखने की हम तैयारी कर रहे हैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 1,10,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचे का प्रोजेक्ट, क्या हम माने कि जिस तरह से जापान विकसित राष्ट्र हुआ उसी तरह से हम एक नींव रखने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये इतिहास गवाह है कि जहां जहां बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन आई है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हुआ है। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये हमें बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है इसको दूसरा ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन माना जाना चाहिए। पहला ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन था मेट्रो का यहाँ लाना भारतवर्ष में, और दूसरा ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन ये है, एक बार जब चलेगी तो आप देखिएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो टेक्निकल जिस एक्सपर्टीज की बात कर रहे थे राजेश राज की, हमारे इंजीनियर्स के चेहरे खुले हुए थे, कितना एडेप्टेबिलिटी आपको दिखाई दी? अपने इंजीनियर्स जो रेलवेज के हैं जो काम कर रहे हैं खासतौर पर इस कॉर्पोरेशन के साथ में, कितनी उनकी कैपेबिलिटी को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कैपेबिलिटी पे मुझे तो कभी भी शक नहीं था। थोड़ा सा हमारे जो जापान के साथी थे, क्योंकि ये पहली बार कार्य हो रहा है तो उनको डाउट था। बिल्कुल स्पेसिफिक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो जो राजेश जी ने ट्रैक का बताया, ये इस तरीके का ट्रैक हिंदुस्तान में भारतवर्ष में पहले कभी नहीं बना है। और शुरू में जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था तो ये तय किया गया था, क्योंकि भारत में इसका कोई अनुभव नहीं है, तो जापानी लोग आकर के बनाएंगे। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों से वार्तालाप हुई, डिस्कशन हुआ और जापानीज ने हमारी तकनीकी क्षमताओं को समझा, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने ये पूरा का पूरा काम अब आज भारतवर्ष में सारे हिंदुस्तानी इंजीनियर, सारे भारतीय इंजीनियर, भारतीय टीम, पूरा भारतीय ठेकेदार इस काम को कर रहे हैं। ट्रेनिंग हमारे लोगों को जापानीज ने दी है आकर के, और उसके बाद ये सारा कार्य जो है हमारे भारतवर्ष के लोग, भारतीय लोग कर रहे हैं। खरे साहब, जब पहली बार इंटरेक्शन किया आपने जापान के इंजीनियर्स के साथ में, वहाँ के प्रोजेक्ट टीम के साथ में, हाईएस्ट लेवल पर आप रिपोर्ट करते थे इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, जापान के साथ जो हमारा संबंध है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स, हमने देखा कि पहली बार जापान की संसद ने किसी भी देश को इतना सॉफ्ट लोन देने का फैसला लिया। जापान के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे थे तो वो अनुभव थोड़ा सा बताइए, भारत और जापान के संबंधों के विषय में। बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मतलब मेरे जीवन का संभवतः मैं कह सकता हूँ सबसे बेहतरीन अनुभव रहा। मैं लगभग 6-7 साल इस प्रोजेक्ट पे जुड़ा रहा, पहले रेल मंत्रालय के जरिए, उसके बाद में सीधे एमडी के जरिए। जापान से सीखने के लिए हम लोगों के पास बहुत कुछ है, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है वहां से, और अभी काफी कुछ बाकी भी है। एक बार जब ये बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू होगा और जापानी तकनीक की मदद हमें संचालन में भी लेनी होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक इंग्लिश का वर्ड है कि
एक आपको पूरा का पूरा परिवर्तन आपको दिखने में मिलेगा, पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो एक सोचने का नजरिया है, जब संचालन करेंगे तो बिल्कुल वो नजरिया बदल जाएगा। बुलेट ट्रेन जापान में 1 मिनट से कम में 40 सेकंड की उनका पंक्चुअलिटी रेट है। जब हम उस स्तर पे अपने यहाँ भारतवर्ष में ये बुलेट ट्रेन का संचालन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो आज लोग विश्वास नहीं करते हैं उनको लगेगा कि भाई हाँ, ये भारतवर्ष में भी हो सकता है। राजेश, जो अहमदाबाद या फिर कहें कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको सबसे पहले फायदा इसका मिलेगा। जमीन पर जो जनता है बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या सोच रही है? देखिए, बुलेट ट्रेन को लेकर जो आम जनता है उसमें बहुत उत्साह है। सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र ही नहीं अजय, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के लिए वह दिन जो है एक मील का पत्थर साबित होगा जब बुलेट ट्रेन को हम पटरियों पर दौड़ा सकेंगे। जब ट्रेन चलाने की बात हुई थी, जब वंदे भारत जैसी ट्रेनों को हम चलाने की बात कर रहे थे, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, तो ये सवाल उठते थे कि क्या एग्जिस्टिंग पटरियों पर हम इन ट्रेनों का परिचालन कर सकेंगे। वंदे भारत चलाकर भी हिंदुस्तान ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया और अब डेडिकेटेड जो है बुलेट ट्रेन के लिए जो पटरियां बिछाई जा रही हैं, जो बेड ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनता है वह भी उत्साहित है। 28 स्टील के ब्रिज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। एक ब्रिज को हमने सूरत में देखा, जो अपनी रिपोर्ट में हमने उसको समाहित भी किया है। उसके अलावा अगर बात करें तो करीब 24 रिवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जो नदी के ऊपर ब्रिज बन रहे हैं। 8 सुरंग होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए भारतीय रेल ने जिन चुनौतियों को पार करते हुए और उस चुनौतियों को पार करने में उन्हें महारत भी हासिल है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, जी राजेश, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये पूरी की पूरी परियोजना होने जा रही है। खरे साहब, अगर हम थोड़ा सा अब कंपेयर करें, और मेरा अंतिम सवाल होगा, वक्त की मेरे पास कमी है, कॉस्ट के हिसाब से भारत की जो हाई स्पीड जो ट्रेन पर प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। चलिए मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद ये सवाल पर आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे और आज का फोकस है बुलेट ट्रेन। अचल खरे साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि एक्स-एमडी रह चुके हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। अचल साहब, मैं कॉस्ट की बात कर रहा था। अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उस पर अब थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं आप प्लीज़? देखिए, ये भी एक मिसनॉमर या थोड़ा सा भ्रम मैं कहूँगा है। हम लोग जब कॉस्ट की बात करते हैं, अभी कोरिया, यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में, स्पेन में है, और इधर सऊदी अरब में आई है बुलेट ट्रेन। इन सब से जब आप तुलना करते हो तो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट मुंबई अहमदाबाद की उससे कम है। जो एक शंका या एक जो भ्रम पैदा होता है वो चाइना में जो बुलेट ट्रेन की कॉस्ट है उसको लेकर के पैदा होता है। वो वहाँ की कॉस्ट करीब 225-250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के करीब है। 200 से 225 के बीच में भी है। हमारे यहाँ ये 280 के करीब या लगभग 280-270 के करीब आएगी। तो ये कहते हैं कि चाइना से हम महंगे हैं। अब उसके कई कारण हैं। चाइना में देखिए, जितनी पूरे दुनिया में बुलेट ट्रेन नहीं है, उससे ज़्यादा बुलेट ट्रेन चाइना में चल रही है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का एक बहुत बड़ा कारण होता है। वहाँ इस स्केल पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल की कॉस्ट मिलती है। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, डेटा कितना रिलायबल होता है वो भी एक इशू होता है। लेकिन अगर मान के चलें कि सारा डेटा सही है तो चाइना से कॉस्ट हमारी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि चाइना में इकोनॉमी ऑफ स्केल है। अदरवाइज तकनीकी तौर पे हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। जो कुछ चीजें हमारे यहाँ इस प्रोजेक्ट में आ रही हैं वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो रोलिंग स्टॉक आएगा, जो ट्रेन आएगी, उसमें लर्च कंट्रोल का एक इंतजाम है कि आपको झटका लगने से पहले ही
गाड़ी को पता चल जाएगा और सिलेंडर दूसरी तरफ खुल करके आपको लर्च नहीं लगेगा। ये तकनीक सिर्फ जापानी ट्रेन में उपलब्ध है, बाकी कहीं नहीं। चलिए राजेश जी, अंतिम सवाल आपसे ये कि क्या आपको कोई टाइमलाइन दी गई? 2023 का हम लोग इंतजार कर रहे थे, पहले की टाइमलाइन शायद यही थी, सुरेश प्रभु साहब ने कहा था। क्या कुछ रेलवेज ने आपको बताया कि कब तक हम इसको रोल आउट होते हुए देख सकेंगे? देखिए, ये सवाल हमने पूछा था, जो हीरालाल सुतार वहाँ के प्रिंसिपल ईडी थे, जो ट्रैक बिछाने का काम देख रहे थे, उनसे मैंने ये सवाल किया था। तो उन्होंने कहा कि हम काम बहुत तेजी से कर रहे हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि 2026 में एक जो रेलखंड है नौसारी से सूरत के बीच, उस रेलखंड पर हम ट्रायल रन जो है वो जरूर पूरा करा लेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र का जो इलाका है अजय, वहां पर काम प्रॉपर तरीके से अभी नहीं चल पा रहा है। अब किन तकनीकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन गुजरात में काम बहुत तेजी से चल रहा है और लगभग 100 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर पिलर्स जो हैं वो खड़े हो गए हैं, जो अपने विजुअल्स में भी हमने आपको दिखाए। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 2026 में ट्रायल रन जरूर हो जाएगा एक रेलखंड पर, और उसके बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। और महाराष्ट्र के इलाके में जो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा का काम है, अगर वह काम तेजी से हो पाया तो नियत समय पर उम्मीद की जा सकती है कि बुलेट ट्रेन चलने का सपना हम साकार कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद राजेश, वक्त निकालने के लिए। अमित खरे साहब बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज दर्शकों को पता चला होगा कि क्या कुछ परेशानियां, और हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स देश हैं, पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के। एनवायरनमेंट क्लियरेंस को लेकर के अभी बात है, अश्विनी वैष्णव साहब ने भी बयान दिया है कि जो लैंड एक्विजिशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बावजूद इसके ये जो प्रोजेक्ट है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि समय पर जरूर कंप्लीट होगा। फिलहाल आज के फोकस में इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।